जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से एक नया वीडियो जो है साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर। और उसका हम लोग कर रहे थे चैप्टर 12, ओल्ड बुक का चैप्टर 12। अगर न्यू देखेंगे तो शायद बदल गया होगा, ये चैप्टर 11 हो गया होगा। ठीक है, न्यू में आपका हो जाएगा चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 हम लोग कर रहे हैं और उसका प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया था, जो आईएमपी क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, आप देखोगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी पड़ा है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम लोग आज सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का, और एक आईएमपी क्वेश्चन होता है ये कई बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज एक और चीज़ सीखेंगे जिसको विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। आप देखते हो ना, घर में जो बिजली आती है यूनिट में मापते हैं, वो यूनिट के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है पहले वो समझेंगे। पहले शब्द का अर्थ समझते हैं समांतर क्रम। समांतर यानी क्या चीज़ होती है? समांतर यानी क्या होती है? पैरेलल। जैसे कि आप जानते हो रेल की एक पटरी और दूसरी पटरी ये है, ये दोनों की दोनों कैसी समांतर, यानी हम कह सकते हैं पैरेलल। मतलब जो एक ही साथ एक ही दिशा में चले उसको क्या कहेंगे? हम समांतर कहेंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी भी लगभग कैसी होती है? समांतर। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा और एक ये खड़ा है, तो ये चारों लाइनें क्या हो जाएगी? एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। आपने गणित में पढ़ा, अगर ये आड़ी है और ये इसके ऊपर खड़ी है तो ये हम क्या कहते हैं? लंबवत लाइन है। लेकिन ये आड़ी है और इसी के साथ इसी की दिशा में एक और आड़ी लिटी हम रख देंगे तो ये कैसी हो जाएगी? समांतर। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का हम क्या करेंगे आज? समांतर क्रम संयोजन करेंगे। समांतर क्रम संयोजन यानी कैसे? आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रतिरोध, पहले मैं इसकी आकृति बना लूँगा। जैसे कि एक हो जाएगा ऐसा प्रतिरोध, ठीक है, एक दूसरा एक और बना लेता हूँ, उसको ऐसा कर देंगे कुछ। भाई प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाते हैं, वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, ये दर्शाने का तरीका होता है प्रतिरोध को। ठीक है, अच्छा तीसरी कुछ ऐसी बना लेते हैं। 3 प्रतिरोध हम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता भी नहीं है, आप 2 भी रख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 3 रख के करेंगे। अच्छा, इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आगे जाके इन तीनों को एक जगह पे एक जंक्शन पे जोड़ देंगे, ऐसे कुछ इस तरह से। इसको भी जोड़ देते हैं आगे, मतलब तीनों तार को एक जगह पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तीनों को आगे ले जाकर मैं क्या करूँगा? एक बैटरी के साथ जोड़ दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं हम एक बैटरी। ये चित्र बड़ा आईएमपी हो जाता है, इसको हम परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ। परिपथ हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अभी इधर बैटरी बनानी है। अभी बैटरी के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतर क्या करते हैं? ऐसा बड़ी लीटी छोटी लीटी, बड़ी लीटी छोटी लीटी, बड़ी लीटी छोटी लीटी। एटलीस्ट हमको इतना तो बनाना ही है। नहीं दिख रहा इधर का? अच्छा, अब दिख रहा है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बड़ी लीटी छोटी लीटी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, और इसको ये यहाँ ले आकर इसको यहाँ से जोड़ देंगे। भाई आपको ध्यान रखना है, ये जो बड़ी लीटी है ना, अगर यहाँ पे बड़ी है तो इधर छोटी होगी। दोनों हमेशा जॉइन में होती है। जैसे कि 1 2 3, 3 बड़ी होगी तो 3 छोटी भी रखना है। ठीक है, तो आपका परिपथ सही माना जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला सिरा हो गया तो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला। ठीक है, अब जहाँ से प्लस वाला सिरा है उसी दिशा से विद्युत धारा निकलती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इधर से विद्युत धारा निकलेगी, विद्युत धारा की दिशा यहाँ से लेकर इस दिशा की ओर होगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसी और एक इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। अब यहाँ पे विद्युत धारा आप देख रहे एक I है जो यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे I1, इसे क्या कहेंगे? I2 और इसे कहेंगे I3। ये आगे जाकर वापस इसी तरीके से आगे आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और वापस पुनः इसी पॉइंट पे वापस मिल जाती है, और ये फिर से क्या बन जाएगी? I बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर। और बताओ कि एमीटर कहाँ जोड़ोगे, वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ते हैं? पहली बात, वोल्ट मीटर हमेशा जो प्रतिरोध है उसके समांतर में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ा जाता है? प्रतिरोध के समांतर में जोड़ा जाता है। और एमीटर यानी जो विद्युत धारा जिस मीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, जो एमीटर होता है, उसको हमेशा श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पे जंक्शन पे एक पॉइंट बना लेंगे, कुछ यहाँ पे ऐसा, इसको बना देंगे यहाँ पे V और एक गोला बना देंगे।
फिर ऐसे ले जाकर इसको यहीं पे रख देंगे। अब बोलोगे सर इसका वोल्ट अलग रखना चाहिए था, इसका वोल्टमीटर, इसका वोल्टमीटर, और यहाँ पे भी वोल्टमीटर दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। जब प्रतिरोधकों को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, किस क्रम में? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, एक वर्ड लिखना भूल गया, पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम, ठीक है, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। तो जब हम प्रतिरोधकों को ऐसे समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन में जब जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित जब करते हैं, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तीनों का एक बराबर हो जाता है। R1 का वोल्ट भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, इसका वोल्ट भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, और इसका भी वोल्ट क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये आपको चित्र में नहीं दर्शाना है, ठीक है, ध्यान रखना है, बराबर, ये आपको चित्र में यहाँ पर नहीं दर्शाना। और विद्युत धारा आप देख रहे हो कि तीनों में बढ़ जाती है, इधर I1, इधर I2 और इधर I3, बराबर। अच्छा, तो आप एमीटर कहाँ दर्शाओगे? तो एमीटर को आप यहाँ कहीं दर्शा लो भाई, यहाँ पे एमीटर बना लेता हूँ, या आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर बुक में यहाँ दिया तो आप हम यहाँ बना लेते, लो यहाँ पर भी बना सकते हैं एमीटर, कहीं एक जगह बना लेने का, लेकिन किस दिशा में और कहाँ बनाने का? इतने में से लेकर इतने में, यहाँ तक आपको एमीटर बनाना है। अच्छा, एमीटर का जो सिरा यहाँ पे आपको निशान भी दर्शाने पड़ेंगे। जैसे ये माइनस वाला सिरा है तो आगे जाके एमीटर के यहाँ पे माइनस दर्शाना है, और ये वाला सिरा आगे जाकर कहाँ पे मिल रहा है? प्लस पे मिल रहा है, तो इसको प्लस दर्शाएंगे। यहाँ पर वोल्ट मीटर में भी यही करेंगे। ये वाला सिरा कहाँ जुड़ा है? तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस की ओर जुड़ा, तो यहाँ पे प्लस दर्शाएंगे, और ये वोल्ट मीटर का ये माइनस वाला सिरा इस तरीके से आगे जाकर माइनस वाले में जुड़ जाता है, बराबर। इस तरीके से ये हमारा अभी जो परिपथ है, पार्श्व क्रम संयोजन का परिपथ हमने बनाया पूरी तरीके से, बड़े अच्छे से। एक बार आपको साथ साथ में बना लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसकी? पार्श्व क्रम संयोजन की। पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहेंगे? तो पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहेंगे? जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के मैं लिख दूंगा, सॉरी, प्रतिरोधकों के किनारों को एक ही बिंदु पर संयोजित करे तो वे प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हो जाते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित हो जाएंगे। भाई देख लो मैंने क्या किया है परिभाषा के लिए। जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के किनारे, मतलब इनके जो टर्मिनल है ना, ये इन तीनों को हम, या एक दो तीन, तीनों के सभी के टर्मिनल को ले जाकर एक ही पॉइंट पे जोड़ दिए हम, ठीक है। और इन तीनों के टर्मिनल को ले जाके एक ही पॉइंट पे जोड़ दिए, ठीक है। तो अब जब मान लो कि मैंने एक तार लिया, इधर बल्ब लगाया, दूसरा तार लिया, बल्ब लगाया, तीसरा तार लिया, और तीनों को मैं एक ही छेड़े से जोड़ दूं, तो ये कैसा क्रम हो जाएगा? पार्श्व क्रम, यानी समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब चित्र में दर्शाए अनुसार मैं ऐसा लिखूंगा, चित्र या परिपथ में दर्शाए अनुसार R1, R2 और R3 से प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी भाई? प्रवाहित विद्युत धारा आप देख सकते हैं कि R1 से कौन सी प्रवाहित हो रही है? I1, R2 से I2 और R3 से I3। क्रमशः क्या है? I1, I2, I3 इधर लिख देंगे, और I3 है। प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? अच्छा, दूसरी बात ये लिखेंगे इसमें कि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है ना। अच्छा, वोल्टेज इसका और इसका तीनों प्रतिरोधकों का एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे?
तथा तीनों प्रतिरोधकों को हमने किस में जोड़ा है? पार्श्व क्रम में जोड़ा है, पार्श्व क्रम में जोड़ा है, पार्श्व क्रम में जोड़ा है। अतः तीनों का विभव क्या हो जाएगा? तीनों का विभवांतर एक समान हो जाएगा, एक समान। वो क्या होगा? V होगा, ठीक है। अच्छा, V हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर विद्युत धारा, देखो अब वोल्टेज तीनों का सेम है, प्रतिरोध तो यही रहने वाला है। यहाँ से विद्युत धारा आई गई है, 3 भागों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3। अच्छा, तीनों की तीनों वापस मिल के कहाँ आ रही है? इधर आ रही है और I बन जा रही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः I बराबर ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1। अब देख लो भाई, देख यही तो हमको दिख रहा है चित्र में। I बराबर क्या है? I1, I2 और I3, I1 प्लस I2 और प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण में दर्शाए अनुसार ही हमने किया, और इसमें कुछ करने ऐसा नहीं। इतना आपने समझ लिया, इतना आपने कर लिया, तो बाकी आगे का क्वेश्चन पूरा का पूरा इजीली हमारे से हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करोगे? तो हाँ, नीचे दिख रहा है, इसमें एक बार देख लो, नीचे का नहीं दिख रहा है? हाँ, नीचे का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलो चित्र को मिटा देते, आगे का पूरा यहीं पे सॉल्व कर लेते। अब इसके नीचे आपको लिखते जाना है इस तरीके से, जैसे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, क्या होता है किताब में, अक्सर किताब में दिया इसी ढंग से, यही चीज़ें सेम दी है, लेकिन हल्के से अलग शब्दों में दी हुई होती है। जैसे नहीं कहते कि भाई दूसरे शब्दों में, अलग शब्दों में दी हुई होती है, और कुछ फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तो रटा रटाया काम किसी से नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप देख रहे थे जब चित्र में बनाया था, आप चित्र बनाए होंगे तो यहाँ पर ऐसा ऐसा गया होगा, ऐसा प्रतिरोध बना था, अभी हमने बनाया था जो मिटा दिया, ऐसा ऐसा और ऐसा। तीनों की विद्युत धारा, इसकी I1 है, इसकी I2 और इसकी कितनी थी? I3। और विभव तीनों का एक समान था, इसको R1 बोले थे, इसको R2 बोले थे और इसको R3 बोले थे। इस तरीके का चित्र, और आगे जाके हमने पूरा का पूरा परिपथ बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? ओहम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? ओहम के नियमानुसार। अच्छा, ओम का नियम हम सब जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में किया था। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR हो जाता है। क्या हो जाता है? V बराबर IR। अच्छा, हमको तो यहाँ पे I चाहिए ना, देखो ये I दिया है ना, तो ये R को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो V बट्टे में क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? I, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, बराबर। अच्छा, अगर इसके लिए ये बनेगा तो I1 के लिए क्या बनेगा? अतः मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे में R1, और I2 बराबर क्या बनेगा? V बट्टे में R2, और I3 बराबर क्या बनेगा? V बट्टे में R3। भाई ये तीनों के लिए भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। जैसे V, तो V मैंने क्यों तीनों में सेम लिखा? इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, क्योंकि तीनों का वोल्टेज एक ही समान होगा। इधर लिखा है ना, तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा आया था, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर एक समान होगा। भाई तो तीनों का वोल्टेज तो V रहने वाला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से लाया हमने? ओम के नियम से लाया, ठीक है। ये समीकरण 1 है, मैं इसको चलो 2 बोल देता हूँ। अच्छा, इसको चलो 3, 4, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन पूरे को बुक में ऐसा कर दिया है, इन पूरे को 3 बना के रख दिया, ऐसा समीकरण 3। फिर ऐसा बोला है कि समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखेंगे, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 एवं 3 को 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दे रहे। समीकरण 1 में देखो I बराबर क्या है, तो V बट्टे में R हम रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? V बट्टे में R बराबर I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर कितना दिया है? V बट्टे में R1, तो V बट्टे में R1 प्लस I2, ठीक है। तो I2 बराबर क्या है? V बट्टे में R3। इसी तरीके से प्लस क्या हो जाएगा? V बट्टे में R2 होगा यहाँ, और ये R3 हो जाएगा, ठीक है। इतना निकल आया। अब चलो आगे चलते हैं। परिभाषा आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करिए, स्किप करिए पीछे की ओर, और फिर लिख लीजिए।
अच्छा अब इधर देखो तीनों में कॉमन क्या, देखो इधर भी v है, इधर भी v है, इधर भी, तीनों के v को बाहर ले आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, v बटे में r आया बराबर v बटे में r1 प्लस v बटे में r2 प्लस v बटे में r3। ये r जो निकलेगा ना ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल vp कर दिया है, ठीक है, vp मतलब टोटल मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा पूरे के पूरे सिस्टम का, इसका R1 इसका R2 इसका R3 है, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा पूरे सिस्टम का वो निकालने का ये तरीका है। अच्छा v बटे में इधर मैं कर दूंगा r और स्मॉल में इसको p दर्शा दिया है। अच्छा v इसके पास भी इसके पास भी, इसे तीनों का कॉमन ले लेते v बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 बटे में R1 प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बटे में R2 बच गया प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बटे में R3 बच गया, ब्रैकेट बंद। भाई ये v देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों कट जाता है। अगर आप बोलो कैसे कटा तो मैं बता देता हूँ। देखो भैया ये गुणे में है, अगर इसको मैं बराबर के दूसरी साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, v बटे में आर पी यहाँ पे दिया ही हुआ है पहले से, ये गुणे में है ना, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v से v कट जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 बच्चे में 1 बट्टे में RP और ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल आया है भैया, ये निकल आया है कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको, ठीक है। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकल आया है। किसका निकल आया है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। अच्छा इसी को शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेगा पता है कि तुल्य प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा, ये इसके हर एक प्रतिरोध के विलोमानुपाती के योग के बराबर हो जाएगा। देखो पहली बात विलोमानुपाती मतलब बट्टे में हो जाएगा और सबका योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था। ये था प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। एक बड़ा ही IMP टॉपिक रहता है कई बार 10th की क्लास में, और साथ ही साथ ये 12th में भी आता है, यानी 12वीं कक्षा के विज्ञान में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है उसमें भी ये रहता ही रहता है, ठीक है। और वहाँ पे भी IMP बना घूमता है ये भाई साहब, और इसके जो क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो ये प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार कर लेते पिछली बार जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूलाज थे, पिछले कुछ फॉर्मूलाज रिवीजन कर लेते क्योंकि अब आगे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली। जैसे कि पहले मैं बता देता हूँ किसको क्या क्या दर्शाते हैं। आई को हम बोलेंगे विद्युत धारा, ठीक है, आई को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा V यहाँ पे क्या होता है, ये होता है विभवांतर, क्या होता है विभवांतर यानी वोल्टेज, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, विभवांतर यानी वोल्टेज या वोल्ट डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा R यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, क्या हो जाएगा प्रतिरोध, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा और हाँ V I हो गया, R हो गया। बाकी कहीं कहीं पे आपके फॉर्मूला में L भी दिया हो जाएगा तो ये तार की लंबाई हो जाएगी, ये तार की लंबाई। इसी चैप्टर में अगर L आ रहा है तो कई बार ये लंबाई हो जाएगी। अच्छा इसमें फिर प्रतिरोध भी होता है ये। अच्छा A बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे एरिया आ जाता है, एरिया यानी क्षेत्रफल तार का, ये भी सूत्र में आएगा अभी। क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, एरिया किसका, काट का, प्रतिच्छेद, प्रतिकाट का, प्रतिकाट क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर और क्या आएगा, हाँ और आएगा W, ये हो जाएगा कार्य, ठीक है, विद्युत कार्य में आ जाएगा। P यानी हो जाएगा शक्ति, शक्ति यानी पावर, ठीक है। लेकिन ये कौन सी शक्ति होगी, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत शक्ति और विद्युत कार्य में आ जाएगा, ठीक है, विद्युत कार्य और ये हो जाएगी विद्युत शक्ति, ठीक है P। अच्छा फिर T आएगा, तो T तो पता ही है समय यानी टाइम, ठीक है। और क्या आता है, और हाँ बस, और इन सबका मात्रक भी है, सबका अलग अलग मात्रक है। देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था, अच्छा एक Q आता है ना, Q, हाँ Q यानी आवेश, आवेश विद्युत आवेश, कौन सा आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। और R तो जानते हैं प्रतिरोध है, R1 R2 R3, और क्या बचा है, और कुछ बचा होगा तो आगे आ जाएगा तभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई तो हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहला सूत्र बनेगा विद्युत धारा, I बराबर क्या हो जाता है Q बटे में T, ठीक है।
मतलब इसकी परिभाषा क्या होती थी, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा। फिर इसके बराबर में बाद में आया था V बराबर IR, और ये था ओहम के नियम से हमने निकाला था। ठीक है, ये वोल्टेज रहता है, ये I रहता है, ये R रहता है, इसका हमने प्रयोग अभी अभी किया है। ठीक है, फिर क्या आता है, V बराबर वोल्टेज बराबर W बटे में Q, ये भी फॉर्मूला भी आएगा, ये आ चुका है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या होता है, वोल्टेज और ये कार्य है। ठीक है, यानी वोल्टेज की दूसरी परिभाषा ये भी है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज यानी विभव कहलाता है। ठीक है, ये भी आ गया है। अच्छा, एक सूत्र आएगा, हाँ एक और रह गया, हीट, उष्मा हीट, H, ये W के बराबर ही हो जाता है, कार्य के बराबर। ठीक है, फिर एक सूत्र ये हो गया। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था समांतर क्रम संयोजन का इसके पिछले लेक्चर में, तो RS यानी R टोटल कितना निकला था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद सॉरी श्रेणी क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का क्या हो जाएगा, 1 में RP यानी पैरेलल, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ठीक है, ये हो गया। एक होता है पावर, P बराबर क्या होता है, VI हो जाता है, या P बराबर एकांक समय में किया गया कार्य, W बटे में T भी हो जाता है। ठीक है, तो शक्ति बराबर P बराबर VI भी होता है, और P बराबर W बटे में T भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी पावर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर को आगे ले जाकर P बराबर क्या हो जाता है, V और I दिया है। अच्छा, I बराबर V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है भाई, ये हम जानते हैं, अभी अभी हमने लिखा, ये रहा। ठीक है, तो ये V की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, IR लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर इधर कर दूंगा IR, ये I पहले से है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, IR का गुणा करेंगे I स्क्वायर R, ये भी बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब एक बताओ, ये W मुझे चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इधर P की जगह पे ये रख देता हूँ। चलो, I स्क्वायर R बराबर ये क्या, W बटे में T हो जाएगा, T को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T आ जाएगा बराबर ये W। अच्छा, W को अपने H से भी डिनोट कर सकते हैं, W यानी कार्य या उष्मा भी हो सकती है, तो ये भी सूत्र आया हुआ कि H बराबर I स्क्वायर R T, ये भी फॉर्मूला बुक में है। इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने किए। ठीक है, बराबर। और कोई सूत्र बाकी रह गया है क्या, और कोई सूत्र है क्या इस किताब में? अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम, मुबारक है तुम्हें कि तुम। चलो भाई आगे करते हैं, आगे हम करेंगे विद्युत शक्ति। बुक का ये टॉपिक है, सबसे अंतिम टॉपिक है, IMP टॉपिक बना रहता है, और ठेठ 12वीं तक भी ये प्रश्न, ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आज हम उसकी गहनता से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसको अपने बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। और इन सभी में से यही सबसे एक अच्छी चीज़ है जो हमारे काम की है भाई, जो हमारे घर के, मतलब हम लोग घर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी पता चल जाएगा। विद्युत शक्ति यानी विद्युत पावर। ठीक है, अच्छा, विद्युत शक्ति की पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति यानी इसको P से दर्शाएंगे। P फॉर क्या होता है भैया, पावर। क्या हो सकता है, P फॉर पावर। अच्छा, ऊर्जा के उपभोक्त, क्या लिखेंगे, ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं भैया। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर, ऊर्जा मतलब क्या होता है, ऊर्जा मतलब होता है कार्य। ठीक है, ऊर्जा मतलब क्या होगा, कार्य। उपभोग, जब दर पूछा जाए तो बटे में T लगा देना है, यानी P बराबर क्या हो जाएगा भैया, W बटे में T हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के उपयोग होने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तथा साथ ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साथ ही हम क्या लिखेंगे,
साथ ही हम इसको कैसा लिखेंगे, P बराबर वी आई, ये भी इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें V क्या है और I क्या है, ध्यान रखेंगे, V क्या है और I क्या है, V विभव है और I क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। अच्छा P बराबर आगे लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, अच्छा V बराबर क्या होता है, हम ओम के नियम से हम जानते हैं, P बराबर V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये ओम का नियम है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आप देखोगे तो V की जगह पे मैं IR रख दूंगा, ठीक है, और I तो पहले से था ही, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I और I का गुणा हो जाएगा I स्क्वायर और ये हो जाएगा R, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी शक्ति यानी पावर। अच्छा ये शक्ति का मात्रक क्या है, ये शक्ति का मात्रक क्या है, मात्रक मतलब मापने का तरीका। अच्छा आप देखे हो आपका जो घर पे बल्ब आता है, आप बल्ब देखते हो, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें आती है, ठीक है, बल्ब आता है या टीवी होती है, पंखा होती है, उसके बॉक्स पे या कहीं पे भी आप देखना उस पर लिखा रहता है वाट, ठीक है। बल्ब के ऊपर तो तुरंत ही दिखेगा, लोग बोलते हैं 5 वाट का बल्ब है, ये 10 वाट का बल्ब है, ये इतने वाट का बल्ब है, उतने वाट का बल्ब है, ये लिखा हुआ रहता है। मेरे पास है क्या कोई बल्ब, चलो निकाल देते एक बल्ब, इस पर दिया है वेयर इज़ रिटन, हाँ 18 वाट ये लिखा है, इस पर 18 वाट लिखा है, सबसे आगे ही लिखा है। दिखेगा क्या कैमरे में, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, देख लो भाई आप लोग देख लो, सबसे आगे लिखा है 18 वाट। आपकी टीवी के पीछे देखना हो तो टीवी के ऊपर भी लिखा होगा, अधिकतर 75 वाट की टीवी होती है, कुछ बड़ी बड़ी एलईडियाँ होती है जो 175, 180, 200 वाट की भी होती है। तो ये बल्ब है जो 18 वाट का होता है, 9 वाट का भी बल्ब होता है, ये ट्यूबलाइट है 9 वाट की बल्ब ट्यूबलाइट है। तो ऐसे वाट होता है, वाट मतलब जितना ज़्यादा वाट आपको बोले ना उतनी ज़्यादा शक्ति, विद्युत शक्ति, इतना ज़्यादा उसको लोड चाहिए, इतनी ज़्यादा इनको शक्ति चाहिए और वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिटी का अपना बिल ले आएगी, ठीक है। तो ये पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति को हम कैसे मापते हैं, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WATT। देखो भैया ये वाट और वोल्ट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। देखो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, इसको हम बोलते हैं V से दर्शाते हैं, और पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट, इसको हम वाट बोलते हैं, यानी इसको W से दर्शाते हैं, ठीक है। तो W बराबर वाट होता है, W वाट बराबर, शक्ति का मात्रक क्या है, W या वाट, इसको हम बोलते हैं। अच्छा अगर ये तो डायरेक्ट मात्रक हो गया, इससे हम मात्रक निकाले तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और ये क्या विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। अच्छा अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, अगर आप बोले कोई अन्य मात्रक, ये भी बुक में दिया हुआ होगा शायद, तो पावर का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ये पावर है और इन दोनों का मात्रक ही इसका मात्रक कहा जाएगा। देखो वो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। तो वोल्ट एम्पीयर भी इसको बोलेंगे, वोल्ट एम्पीयर, ये भी एक अन्य मात्रक है, लेकिन जनरली हम लोग इसको ये पावर का मात्रक ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा एक वाट किसे कहेंगे, एक वाट किसे कहेंगे, तुम्हें कोई बोले कि भैया एक वाट की परिभाषा लिखो, तो एक वाट बराबर क्या हो जाएगा, एक वाट बराबर किसे कहेंगे, तो सीधा से सीधा आप इसको उठा के रखो, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। अच्छा एक वाट मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज भी एक होना चाहिए, इसका भी एक इकाई होना चाहिए, और ये भी एक इकाई होना चाहिए। यानी वोल्टेज किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, यानी 1 वोल्ट गुणे विद्युत धारा कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पीयर, ठीक है। ये दोनों एक एक हो जाएंगे, यानी 1 का गुणा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट एम्पीयर, 1 वोल्ट एम्पीयर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब ये जो आंसर आएगा इसको कहेंगे 1 वाट, बरोबर। अब शक्ति कितनी मिलेगी, 1 वोल्ट एम्पीयर हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, 1 वाट कह देंगे, ठीक है। और यही था एक विद्युत शक्ति के बारे में। अच्छा भाई ये वाट जो है ना हकीकत में बहुत छोटा मात्रक है, ये बहुत छोटा सा मात्रक है, ये जो वाट है ना ये छोटा सा मात्रक, हम ऐसा लिखेंगे वाट एक छोटा मात्रक है, कैसा, एक छोटा मात्रक है, ठीक है। अच्छा इसकी जगह हम किलो वाट यूज करते हैं। देखो आपको पता है 1 ग्राम, और जब ग्राम, ये तो ग्राम हो गया 1 ग्राम, आपको कोई बोले 1 किलोग्राम, तो कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो जाता है, इतना तो जानते ही हो। 1 ग्राम तो एक होता है, 1 किलोग्राम की जब बात करें तो कितना हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम होता है। ये 1 ग्राम है, और 1000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 वाट है, अगर मैं लिखूँ 1000 वाट, 1000 वाट बराबर, तो ये कितना हो गया,
1 किलोवाट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 किलोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 किलोवाट हो जाएगा। अभी आपसे एक आईएमपी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 यूनिट किसे कहेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब इसी के नीचे चलते हैं। 1 यूनिट की परिभाषा, आपके घर में जो बिजली आती है ना, तो नहीं बोलते भाई इस बार आपका बिजली का बिल आया है इतना, इतने रुपए, तो बोले हमने कितने यूनिट यूज़ किया है, तो आप बोलोगे 15 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, ठीक है, 600 यूनिट। जनरली एक घर 100, 200, 300 यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं, और अक्सर लोग उन्हें रेवड़ीवाल भी कहते हैं आजकल, तो पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ, सावेणा वाला गुजराती में, तो वो आते हैं और कह देते हैं कि भाई हम आपको 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर देंगे, हम आपका इतना माफ़ कर देंगे, हम आपका उतना माफ़ कर देंगे। वो तो माफ़ करने की बात करते हैं। हमारे तो राजस्थान में लोग बिल ही नहीं भरते। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, महीनों महीनों का बिल बाकी पड़ा रह जाता है। फिर कोई नया नेता आता है, वो बोलता है हम आपका बिजली का बिल माफ़ कर देंगे बकाया हुआ, अब हमें वोट दे दीजिए। ललचा के लोगों को इतना ललचा दिया ना, सही में इंडिया की पब्लिक बड़ी लालची है। उनको लालच दो वोटिंग के टाइम, मान जाती है, बस खुश हो जाती है। एक समय था ना, एक आदमी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने कुछ 8.5 करोड़ रुपए दान करने के लिए खर्चा कितना किया, एक्स्ट्रा खर्चा 12 करोड़ रुपया जितना। ठीक है, यूपी का बहुत अच्छा एक नेता था, लाल टोपी वाला नेता था। वो नेता ने 8.5 से कुछ ऐसे ही कुछ करोड़ था, 8.5 करोड़ जितना दान देने के लिए, मैंने एक बुक में पढ़ा था, 8.5 करोड़ दान देने के लिए उसका साइड का आने जाने का खर्चा जो हुआ ना, वो 12 करोड़ से ऊपर हो गया। तो आपको ये पता नहीं है कि जो आपको दिया जा रहा है उसके पीछे एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है। इतना जब खर्चा हो रहा है तो वो क्या जेब से डालेंगे? सीधी सी बात है, कोई नेता क्या घर से लेके आता है? आप बड़े से बड़ा नेता देखते हो, बड़े से बड़ा नेता कोई, मैं तो को राष्ट्रपति जी को भी देखेंगे, प्रधानमंत्री, उनकी इनकम कितनी होती है? महीने की 2.5 लाख रुपये, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की 5 लाख रुपए, इतनी इनकम होती है। इससे ज़्यादा मुझे अपने सरकारी तंत्र में, किसी भी सरकारी तंत्र में 10 लाख से मंथली इनकम किसी की ज़्यादा है ही नहीं। मैं तो को 5-6 से ज़्यादा किसी की सरकारी तौर पे होती ही नहीं है, और लोग दान करते हैं करोड़ों रुपया। ठीक है, ऐसी बातें होती है। तो विद्युत शक्ति पे उसी के हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 1 यूनिट की। 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट किसे कहेंगे? ठीक है, जब 1 यूनिट किसे कहेंगे? जब 1000 वोट हम 1 घंटे में उपयोग करें। जब, मैं शुद्ध भाषा में लिखूंगा, तो जब, ये हमें लिखना नहीं है लेकिन मैं तो भी लिख देता था आपको ध्यान में। जब हम किसी भी साधन के द्वारा, कोई भी साधन, जो भी इलेक्ट्रिक साधन यूज करें, जब हम 1000 वाट, कितना, 1000 वाट को 1 घंटे में उपयोग करें, कितने में? 1 घंटे में उपयोग करें, तो 1 यूनिट बनता है, तो 1 यूनिट बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सीधी सी बात। 1 वाट को 1 घंटे में उपयोग करना, सॉरी 1000 वाट को 1 घंटे में उपयोग करना। अच्छा, 1000 वाट को हम क्या बोलते हैं? 1000 वाट को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये 1000 वाट हो गया, और ये क्या हो गया? 1 किलोवाट हो गया। अच्छा, 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1000 वाट। ठीक है, लेकिन अब यूनिट में लिखना है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 1000 वाट को कितने समय तक हम उपयोग कर रहे हैं? 1 घंटे तक। कितना? 1 आवर तक, 1 आवर तक, 1 घंटे तक। अच्छा, ये 1000 को क्या लिखते हैं? 1000 वाट को हम क्या लिखते हैं? 1 किलोवाट, और ये हो जाता है 1 आवर, गुणे में 1 आवर हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसी को कहेंगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको हम ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करते हैं, तो भाई एक संख्या दी हुई है, 1 यूनिट बराबर, कभी कभार खाली जगह में पूछा भी जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर ऐसा पूछा जाएगा जूल में, किस में? जूल में। ठीक है, तो जूल कितने बनेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, ये तो 1000 ही रहने वाला है, ये 1000 गुणे, ये 1 घंटे को है ना सेकंड में कन्वर्ट कर दो बस, तो जूल निकल आएगा। ठीक है, ये किस में दिया है? ये वाट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको घंटे को सेकंड में कन्वर्ट, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते। अब इन सब का गुणा करो तो कितना निकलेगा? ये 36 गुणे 1 के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ साइड में। तो 1 यूनिट बराबर कितना जूल हुआ?
ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना जूल हुआ, तो 36 गुणिया 36 को ऐसा भी लिख सकते 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 और एक छट्टा और ऐड कर देंगे। भाई कैसे किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले आया। अब पॉइंट क्यों लाया भाई, तो इसका कारण ये है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति जो होती है ना अंकों को लिखने की, वो संख्या के बाद मतलब पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट, जैसे कि मेरे को ऐसा लिखा है 1 2 3.1, ठीक है। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में अच्छे से व्यवस्थित लिखना होता है, तो पॉइंट यहाँ चाहिए, यानी 1.231, ये बेटर वे लिखा जाता है, ठीक है। तो जितना पॉइंट आगे आएगा ना उतना पीछे गुणे में 10 लगता जाएगा, जैसे कि 0 लगता जाएगा। जैसे कि 1 और 2 कदम आगे आया ये पॉइंट, पहले कहाँ यहाँ था, 2 कदम आ गया तो 1 के पीछे 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 पॉइंट आ गया है तो 1 2 3 4 5 तो पहले से था ही, एक और इसमें ऐड कर दिया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 और 6 0 तो 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ये वैल्यू आपको अक्सर रट्टा लगवाई जाती है, कैसे आई किस तरीके से, वो ऐसे आती है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जितनी जूल आप उपयोग करते हैं तब बनता है 1 यूनिट। 1 यूनिट की परिभाषा क्या होती है, जब हम 1000 वाट को 1 घंटे में उपयोग करें तो 1 यूनिट बनेगा। आप ये परिभाषा भी लिखोगे ना, जब यूनिट की परिभाषा कोई पूछे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत शक्ति एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो एक 12.12 उदाहरण ले लेते हैं, चलो ना, ठीक है। एक 12.12 उदाहरण ले लेते हैं जो बुक का ही है, बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। 12.12 नहीं, अभी नवी बुक में तो 11.12 दिया होगा, ठीक है। उदाहरण क्या है, क्वेश्चन आप देखोगे, उदाहरण कुछ ऐसा दिया है, कोई विद्युत बल्ब है वो 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, तो वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट से संयोजित है, ठीक है। अच्छा, और बल्ब से 0.50 एम्पियर यानी आई बराबर कितना होगा 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। बस तो केस ख़त्म है यहाँ पर, ठीक है। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट का है, भाई 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ 220, अक्सर हमारे घर पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 और इतनी विद्युत धारा जा रही है, तो शक्ति कितनी उपयोग की उस बल्ब ने, ठीक है। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, ये सूत्र है अभी हमने लिखा। P बराबर V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 220 गुणे I की वैल्यू कितनी है 0.50, यानी इसको 0.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 110, अच्छा P यानी पावर 110 हो जाएगा वाट, ठीक है। ये शक्ति उस बल्ब की हो जाएगी, ठीक है। तो बल्ब की शक्ति कितनी हो गई 110 वाट हो जाएगी, ठीक है। बहुत शक्तिशाली वाट का है ये बल्ब, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही उपयोग कर रहे हैं, बराबर। तो आज के हमारे इस चैप्टर के IMP क्वेश्चन हमने 2 ही लेक्चर हुए ना, 2 या 3 लेक्चर में हमने ख़त्म कर दिए। विद्यार्थियों अगला चैप्टर हमारा होगा प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन वाला, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर होगा। तो हमने इतना सा कर लिया है और इतने क्वेश्चन बहुत IMP हो जाते आपकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, क्योंकि हम लोग अंतिम महीने में अभी तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतने आप करो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से ही पास हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर देवे, शेयर भी कर देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।